अशोक का, महात्मा बुद्ध का राज स्थापित होगा। तो आज मुझे आज वचन दे दीजिए, जितने भी यहाँ पर भाई बहन बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं, हाथ उठा करके समर्थन करिए कि जब भी ये भाई और ये बेटी एक आवाज लगाए तो बांदा की सड़कों को जाम कर दीजिए और बताइए कि 85-15 पर हमेशा भारी था और भारी रहेगा, और 15% वालों को नाने याद दिलाने का काम आप लोग करिए। और जहां आपको लगे कि इस बहन की आवश्यकता है आप भाइयों को, ये बहन सर कटा देगी लेकिन सर झुकाने के लिए नहीं कभी खड़ी होगी। धन्यवाद सभी को। जय ओबीसी, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सभी को नमस्कार। करण स्पर्श। जय 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 पटेल जी के लिए। दुनिया की कोई आंधी, दुनिया का कोई तूफान आने वाले समय में बहुजन समाज का रास्ता नहीं रोक सकता। ये मेरा कथन आने वाले 5 साल दवाई दे रही है कि आने वाली फसल भी शानदार होगी, बहुजन समाज के लिए ताकतवर होगी। इस बात को और मजबूती से उठाया और मैंने शिक्षा व्यवस्था में तब सुधार होगा जब चाहे राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राज्यपाल हो, केंद्रीय मंत्री हो, स्टेट का मुख्यमंत्री हो, स्टेट का मिनिस्टर हो, क्लास 1 का अफसर हो, क्लास 2 का अफसर हो, क्लास 4 का अफसर हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधान तक जो भी अभिनेता हो जो सरकारी सुरक्षा ले रहा है, सरकारी सहायता ले रहा है, सरकारी पदों पे बैठा है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जब एक टेबल पे एक तरफ मंत्री जी का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में किसान का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में डीएम का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर में आईपीएस का बेटा बैठा होगा, तो बताओ स्कूलों में अच्छी शिक्षा आएगी या नहीं आएगी? आज एक किसका नारा था? ये महामना रामचंद्र वर्मा जी का नारा था। उनका अनुयायी होने के नाते, अध्यक्षी होने के नाते मैंने पूरी ताकत से पार्लियामेंट में इस नारे को उठाने का काम किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे महान पुरुषों ने जो बातें कही वो हल्की बातें नहीं। जिस तरह से बाहर की बारिश रुक गई, दुश्मन का काफिला भी आपकी एकता के आगे ऐसे ही रुक जाएगा। बहादुरों, याद रखो मेरी बात को, आपकी एकता का कोई तोड़ नहीं है। जिस दिन 85% बहुजन एक हो गया, उस दिन इस देश में आपका राज होगा। जिस दिन आपका राज होगा तो नीति आप लोग बनाएंगे, और जिस दिन नीति आप लोग बनाएंगे तो किसी का मकान टूटा हुआ नहीं होगा, किसी के घर में सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, किसी को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होगी। ये तभी होगा जब आप भाईचारा बनाओ। साथ साथ जब जातिवाद जनगणना की बात होगी तो मैंने पार्लियामेंट में हर भाषण में जातिवाद जनगणना, नीरज भाई ने कहा कि सबसे पहले बीपी मंडल जी के आगे माथा टेकना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि माथा टेको या ना टेको, लेकिन बीपी मंडल जी के संघर्ष को मत भूलो। और ये भी याद करो, बीपी मंडल जी को याद क्यों करना है? बीपी मंडल जी ने तो रिपोर्ट पेश की थी कि 52% आबादी है, लेकिन धोखा करके सुप्रीम कोर्ट ने आपको 27% आरक्षण दिया। आज की मांग तो ये है, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए कि होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? इस बात को समझिए। आप सब लोग टैक्स देते हैं, स्टेट को भी देते हैं, सेंटर को भी टैक्स देते हैं। अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उस पर 27% टैक्स है। यानी कि अगर किसी परिवार ने 1 महीने में 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो 2700 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आप ये महसूस करो, इन 2700 रुपए में से सरकार हमें देती क्या है? 4 किलो 5 किलो राशन।
और उस राशन को देकर उस राशन को हम पे इस तरह का व्यवहार हमसे करती है और इस तरह से सलूक हमसे करती है जैसे हम उनके गुलाम। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, बताओ। छोटा सा बच्चा बता देगा, अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए और उसने 20 रुपए का सामान दे दिया तो किसका पैसा किसकी तरफ बैठता है, बताओ। और जिसके 80 रुपए उसकी तरफ उसका बैठता है या जिसने 20 रुपए का सामान दिया, किसकी आंखें नीचे होनी चाहिए, बताओ। बताओ किसकी आंखें नीचे होनी चाहिए। मगर यहां तो उल्टा हो रहा है। 2700 रुपए जिसको आप देते हो वो आपकी खाल भी खींचता है और 200 रुपए का राशन देके आपको गुलाम बताने की भी बात करता है। और अगर कहीं आप उसको वोट ना दो तो आपको नमक हराम बताने का काम भी करता है और साथ साथ आपके बच्चों के भविष्य को, उनके अधिकारों को लूटने का काम भी करता है। वो निजीकरण करा के आरक्षण को खत्म करने का काम भी करता है। वो तमाम तरह से संविधान, लेटर एंट्री कि चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो या डीएम, एसएसपी, सीओ, दरोगा हो या गांव का प्रधान हो, बीडीसी हो, विधायक हो, मंत्री हो या सांसद हो, उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए। उनके बच्चों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए। इससे होगा क्या पता आपको? इससे ये होगा कि जब एक बेड पे मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा और बराबर के बेड पे मेरे जैसे कोई किसान का बेटा पड़ा होगा तो अगर उसके ड्रिप जो है मंत्री जी के बढ़िया वाली लग रही होगी तो उससे थोड़ी सी कम बढ़िया वाली हमारे भी लग जाएगी। और डॉक्टर साहब भी पूरे हो जाए। महिला डॉक्टर नहीं है और तो और आप मत पूछो, ऑक्सीजन नहीं है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां गोरखपुर में सैकड़ों बच्चों की जान ऑक्सीजन की कमी से गई। और याद करो कोरोना काल कितने लोगों को तड़प तड़प के जान चले गई, लेकिन ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाई सरकार। और याद करो ये वही क्षेत्र है जहां से बड़े पैमाने में मजदूरी के लिए लोग जाते हैं। कोरोना काल याद होगा, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार मजदूरों को जाने के लिए बस ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं करा पाई है। हैसियत है सरकारों की। आप समझो, एक तरफ ये फूल बरसाते हैं, एक तरफ ये बड़ी बड़ी ट्रेनें चलाते हैं, लेकिन जब मजदूर, किसान, कमेरों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है तो ये हाथ खींच लेते हैं, बोलते हैं हमें कुछ नहीं है। इसलिए मैंने मांग की कि शायद देश अभी कोरोना जैसे अगर कोई विपदा आ जाए निपटने में तैयार नहीं है तो बुलेट ट्रेन की बात करने से पहले अच्छे इलाज की व्यवस्था करा दो। और जो लोकल ट्रेनें हैं, हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनमें डब्बे ही बढ़वा दो, तुम्हारा भला हो जाए। कुछ तो करो गरीबों के लिए। आज जाति धर्म देख के कार्रवाई हो रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में शहजाद भाई का मकान किस हालात में कर दिया। और ये कल अगर शहजाद निर्दोष साबित हो गया तो क्या ये सरकार उसका मकान बनवा देगी? उसकी गाड़ियों का वैध करार दे दिया गया। बात शहजाद की नहीं है, बात इंसाफ की है। अगर कोई मुसलमानों को, कोई सिखों को, बौद्धिस्टों को, जैनों को, ईसाइयों को कमजोर समझ के कुचलने का काम करेगा तो टकराने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। मेरे बात अभी ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने मांग की कि जो आरोपी बाकी है उनको गिरफ्तार करो। मैंने मांग की कि छोटे दान प्रजापति को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो। मैंने मांग की उसके बेटे को नौकरी दो, एक सरकारी। आज मैं उत्तर प्रदेश में ताकत में नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं आने वाले समय में आप सब लोगों की मेहनत से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में ताकत में आ जाते हैं, इस देश में मांगने में कुछ नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लंबे समय से मांग हो रही है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। एक बार मुझे हाथ उठा के दोनों ऐसे करके बताओ जो लोग चाहते हैं जातिवार जनगणना हो। ऐसे खोल के उठाओ, अब नीचे करो।
दोबारा बताओ, कितने लोग चाहते हैं जातिवाद गणना होनी चाहिए? जरा एक बार आवाज में बताओ, संगठित होके बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीन। और आप जानते हैं, मुझसे ये कहा जाता था कि चंद्रशेखर तो नौजवान है, ये क्या कर लेंगे? बताओ, पार्लियामेंट में आपका झंडा बुलंद कर रखा है नहीं कर रखा? बताओ बताओ, पूरे 100-125 एमपी एक तरफ और आपका ये अकेला बेटा एक तरफ। बताओ, डंडा मजबूत है या नहीं है? तो सोचो, जिस दिन मेरे जैसे 40-50 वहां चले गए, उस दिन क्या होगा? सुनो, जिस दिन हम नारा लगाए ना जय भीम जय मंडल का, उसी दिन हमारे अध्यक्ष कानून बना दिए कि अब कोई नारा नहीं लगाएगा पार्लियामेंट में। हमने कहा मंडल का नारा अंदर भी लगेगा और मंडल का नारा सड़कों पर भी लगेगा। और ये जय भीम जय मंडल वाले इकट्ठा करके ये कमंडल वालों का ढक्कन भी बंद कर देंगे। मेरी बात को अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक और मांग उठाई थी कि जब तक मेरे शरीर में लोगों का आखिरी कतरा रहेगा, हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम मर तो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और महान पुरुषों के मिशन को पीछे नहीं जाने देंगे। ये वादा मैं आपको करता हूं।